दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन अभी चल रहा है उसमें 10 जून का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। मैं आज की वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपके आने वाले अपकमिंग शिफ्टों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपके एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्टली आपको नहीं बोल सकता हूं, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस बैन है, लेकिन मैं कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जरूर करा रहा हूं जो आपके आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में 100% देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, मैं आपको डिटेल में तो नहीं बोल सकता हूं क्योंकि आप सब समझदार हैं, लेकिन अगर इतना बोल रहे कि ये सब क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको पता है। कह रखा है एक 6 अंकों वाली संख्या है, तो मान लेते एक 6 अंकों वाली संख्या x है। जब उसको 91 से विभाज्य है, मतलब ये जो 6 अंकों वाली संख्या है वो 91 से विभाज्य है। यदि इसी संख्या में 143 जोड़ देंगे तो समझ लीजिए ये 6 अंकों की संख्या है जो 91 से विभाज्य है। अगर हम इसमें 143 जोड़ देते हैं तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगा। अब देखिए, अगर कोई संख्या 91 से विभाज्य है तो वो संख्या 13 से भी विभाज्य होगा और 7 से भी विभाज्य होगा, हाँ या ना। अब मान लीजिए इस संख्या में 143 जोड़ा, तो आप देखिए ये x जो है ना ये 13 से भी विभाज्य और 7 से भी विभाज्य। अब जो 143 जोड़े है वो 143 किससे विभाज्य होगा, तो ये 143 7 से तो विभाज्य है नहीं, तो ये विभाज्य है 13 से, ये विभाज्य है 13 से। मतलब उस संख्या में जो 143 जोड़ रहे हैं, उस संख्या में जो 143 जोड़ रहे हैं तो वह 13 से भी विभाज्य होगा। अगर मान लीजिए 7 से भी हो जाता, 13 से भी हो जाता, तो उस केस में ये संख्या 91 से भी विभाज्य होता, तब उस क्वेश्चन के लिए तीनों ऑप्शन हो सकता था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 143 जो होता है ना वो 13 से ही विभाज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कल भी एक देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा एक संख्या सोचती है, तो मान लेते कि वह जो संख्या सोची है वो x। अब उसमें ये लिखा हुआ है 6:3/5 घटा देती है। मतलब जो संख्या सोची है उसमें से 6:3/5 क्या कर देती है, घटा देती है। तो 6:3/5 का मतलब होता है 33/5। मतलब उस संख्या में 33/5 को क्या करती है, घटा। अब जो परिणाम निकल के आया उसको 10 से गुना करती है। अब प्राप्त परिणाम उसके द्वारा सोची गई संख्या का 4 गुना, मतलब वो जो संख्या सोची थी उसका क्या है 4 गुना। तो यहाँ 10 गुना x हो जाएगा 10x, यहाँ 10 गुना 33/5, तो 5 दूनी 10, 33 गुना 2 66, तो 10x माइनस 66 बराबर 4x। ये प्लस 4x 10x के तरफ घटेगा, तो 10x माइनस 4x 6x हो गया, और 6x बराबर 66, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 11। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 घंटी है, 3 कंपनियों के सायरन शुरू में एक साथ बजते हैं, फिर क्रमशः 12 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजता है। पहली बार एक साथ बजने के समय से 16 घंटे और 12 मिनट की अवधि में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे। पहली बार एक साथ बजने के समय से, ठीक है, वो कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ समझिए 12, 16 और 20 का एलसीएम लेना है। तो जब हम 12, 16, 20 का एलसीएम लेंगे तो ये निकल के आएगा 240 मिनट, ये निकल के आएगा 240 मिनट, ठीक है। मतलब वो जो तीनों घंटी है वो एक साथ बजेगी प्रत्येक 240 मिनट में। अब बोल रहा है 16 घंटा 12 मिनट, तो 16 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 16 गुना 60 मिनट प्लस 12 मिनट, तो 16 सक 960, 960 प्लस 12 मतलब 972 मिनट। मतलब 972 मिनट में पूछ रहा वो कितनी बार बजेगा। मतलब 240 मिनट में कितना बार बज रहा है, एक बार। तो 972 मिनट में कितना बार बजेगा, तो 972 बटे 240, 972 बटे 240। ये 240 972 को लगभग 24 चौक 96, मतलब 4 बार में लगभग काटेगा। हमको लगभग से मतलब है, तो यहाँ पर ये कट रहा है 4 बार में, ठीक है। तो कह रखा वे कितनी बार एक साथ बजेंगे। कह रखा पहली बार एक साथ बजने के समय से, मतलब पहली बार को भी शामिल करना है। मतलब पहला बार एक बार बजा और उसके बाद 16 घंटा 12 मिनट में 4 बार बजा, तो मतलब पहला बार प्लस 4 बार, तो टोटल कितना बार हो गया, 5 बार। मतलब वो टोटल कितने बार बजा होगा, तो 5 बार बजा होगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे। एक दूध वाला के पास एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है और दूसरे कंटेनर में 68 लीटर दूध है। उस कंटेनर की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो दोनों में से किसी भी कंटेनर का दूध को पूर्ण संख्या में माप सकता है। तो कुछ नहीं करना है सर, इस 80 और 68 का एचसीएफ लेना है। तो 80 और 68 का जो एचसीएफ होगा वो 4 लीटर निकल के आएगा। मतलब 4 लीटर एक ऐसा मापन होगा जो 80 लीटर को भी नापेगा तो वो 20 बार में पूर्ण नापेगा, और 68 लीटर को मापेगा तो वो 17 बार में क्या करेगा, ठीक है, 17 बार में पूर्ण मापेगा। मतलब कोई अलग से दूध बचेगा नहीं। मतलब 4 लीटर का कंटेनर बनेगा जो उस दूध को पूर्णता मापेगा। 4 लीटर बोलेगा कितना बार मापा जाएगा, तो 20 + 17 37 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 रुपया। अब समझिए, साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल सेम होता है, हर साल सेम होता है। मतलब मान लेते कि कोई प्रिंसिपल पी है, तो पी पर पहला साल ब्याज दिया, तो देखिए 2 साल में 56 रुपया, तो 1 साल में 28 रुपया, फिर दूसरा साल 28 रुपया। ये तो ऐसा ही हो गया। लेकिन सीआई क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। तो यहाँ 64, तो 64 में से 56 घटाएंगे तो निकल के आएगा 8 रुपया। 64 में से 56 निकल के आएंगे तो घटेगा 8 रुपया। तो मतलब 28 रुपये का 8% का ही वैल्यू 8 रुपया है। मतलब 28 रुपये का 8% का ही वैल्यू कितना है, 8 रुपया। कल भी ये क्वेश्चन कराए थे इस टाइप के, ये 4 से कटा 7 बार में, ये 4 से कटा 25 बार में। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल के आएगा 25 × 8, मतलब 200/7%। 200/7% पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल पी है। अब इस पी का ही 200/7%, इस पी का ही 200/7% ही 28 रुपया। मतलब 200/7%, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, और इसी का वैल्यू 28 रुपया। 00 से 00 गया, ये 2 इस 28 को 14 बार में काटेगा, तो P/7 बराबर 14 रुपया। तो यहाँ से P बराबर निकल के आएगा 14 × 7 करेंगे तो 98 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज है, ना कि 2 वर्षों का ब्याज, ये दूसरा साल का ब्याज है। यदि ब्याज दर 15% वार्षिक है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 5 × 15 20। तो मतलब यहाँ पर इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है 3/20। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या मानेंगे, तो आपको बोले थे डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है और जो साल होता है उस पर उसका पावर। तो यहाँ पे साल 2 वर्ष है तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, मतलब प्रिंसिपल माने 400 यूनिट। अब 400 पर पहला साल ब्याज दिया 3/5, तो 400 का 3/5 मतलब 60, फिर 400 का 3/20 मतलब 60, फिर 60 का 3/20 लेंगे तो 20 × 60, 3 × 9। यहाँ पर देखिए टोटल ब्याज नहीं है, ये दूसरा साल का ब्याज है, ये सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर ब्याज कितना दे रहा है सर, 60 + 9, तो 60 + 9 होता 69 यूनिट। 69 यूनिट का वैल्यू हो गया 3726 रुपया। 69 यूनिट का वैल्यू हो गया 3726 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 7×5 = 35, 5 4, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 54 रुपया। आपसे पूछ रहा धनराशि, तो धनराशि कितना यूनिट है, 400 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 54 रुपया, तो 400 यूनिट का वैल्यू होगा 400 × 54, 0 0 4 × 16, 5 × 20 और 1 21, मतलब 21,600 उसका प्रिंसिपल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% का छूट दिया और उतना ही समतुल्य की एक और छूट देकर 481 रुपया में बेचा। तो अंकित मूल्य दे रखा है तो वह मान निकालना है, ठीक है। मतलब कितनी परसेंट का, मतलब वह मान, मतलब D% का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य 1924 रुपया। अब इस पर D% का छूट दिया तो बेचा कितना में सर, तो 1924 पर D% का छूट दिया तो बेचा गया 100 - D/100। अब कह रखा है जितना का छूट दिया, तो छूट कितना का दिया सर, तो 1924 का D% का छूट दिया। अब उतना ही छूट को क्या कर रहा, फिर से दे रहा है। मतलब जितना छूट दिया ना, फिर से एक बार छूट दे दिया। तो 1924/D/100 ये फिर से घटा दिया, तो वस्तु को बेचा कितना, 481 रुपया में। इस दोनों में अगर देखिएगा तो 1924/100 कॉमन है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचा
माइनस डी इज इक्वल टू 481। अब ये 481 1924 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, तो यहाँ 100 माइनस 2d बटे 25 बराबर 1, तो ये 25 1 की तरफ जाके गुना हो जाएगा। तो 100 माइनस 2d बराबर 1, तो यहाँ से 2d बराबर होगा 100 माइनस 25, 100 माइनस 25, तो 2d बराबर 100 माइनस 25 मतलब 75, तो 2d बराबर 75, तो d बराबर निकल के आएगा 37.5%, मतलब 37.5% का डिस्काउंट दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए 5 स्टार क्वेश्चन है, अच्छे से देख कर जाइएगा, ये क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी शिफ्टों में देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन करा है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 16,830 है। अब देखिए 3 वस्तुओं का औसत मूल्य है, तो उसका योग कितना होगा, तो 16,830 गुना 3। अब उनके मूल्यों का अनुपात यहाँ है 3:5:7, तो इसका सम कितना होगा, तो 7 5 12 3 15 यूनिट, मतलब ये 15 यूनिट का ही वैल्यू है इतना। ये 3 इस 15 को 5 बार में काटेगा, ये 5 इसको काटेगा 5 15, 1 5 15, 3 पंचक 30, 3 पंचक 30, मतलब ये 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3366। पूछ रहा सस्ती वस्तु का मूल्य, तो सस्ती वस्तु का मूल्य यहाँ 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 3366, तो 3 यूनिट का वैल्यू होगा 3366 गुना 3, 6 3 18, 6 3 18 और 1 19, 3 3 9 और 1 10, 3 3 9 और 1 10, मतलब 10,098 रुपया उस सस्ती वस्तु का मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर ए। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए। कह रखा है x जो है ना y का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म k आता है बटे y। अब यहाँ पर x का वैल्यू बोल रहा है 7 बराबर k का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू बोल रहा है 6, तो k बटे 6 बराबर 7, तो यहाँ से k का वैल्यू पता चल गया 42, k का वैल्यू पता चल गया 42। कर रखा अब यही सेम इक्वेशन में x बराबर ky में जब y का वैल्यू 64 लो, y का वैल्यू 64 लो और k का वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गया है, तो x का मान पूछ रहा है, तो ये 2 इस 42 को 21 बार में काटेगा और 2 इस 64 को 32 बार में काटेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 21 बटे 32 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 3 अनुभाग ए बी और सी में कुल 120 विद्यार्थी है, तीनों अनुभागों के औसत अंक 85 है, तीनों अनुभागों का औसत अंक 85 है, तो तीनों अनुभागों का सम कितना होगा, तो 120 गुना 85। अब कह रखा है बी और सी के औसत अंक 88 है और ए के औसत अंक 78 है, तो अनुभाग ए के विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि बी और सी में x विद्यार्थी है, तो ए में कितना विद्यार्थी होगा, तो ए में हो जाएगा 120 माइनस एक्स, ठीक है। अब इनका औसत, तो औसत 88 है, x विद्यार्थियों का औसत 88 है, तो सम कितना होगा 88 गुना x। 120 माइनस एक्स विद्यार्थियों का औसत 78 है, तो सम कितना होगा 120 माइनस एक्स गुना 78, और ये टोटल बराबर है 120 गुना 85। अब देखिए इधर 88 एक्स है, ये 78 120 के साथ गुना होगा, तो 120 गुना 78 इक्वल के इधर जाके क्या होगा माइनस, इक्वल के इधर जाके क्या होगा माइनस, यानी 120 गुना 78 इज इक्वल टू 78 गुना एक्स हो गया सर, नेक्स्ट स्टेप में माइनस 78 एक्स। 88 एक्स में से 78 एक्स गया 10 एक्स, 120 कॉमन है, 85 में से 78 गया। देखिए कैलकुलेशन आया नहीं, इस तरीके से कीजिएगा तो कैलकुलेशन आएगा, पहले से ही गुना करके घटाइएगा तो कैलकुलेशन आएगा, इस तरीके से कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा। अब देखिए 85 में 78 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 7, तो 120 गुना 7 बराबर 10 एक्स, तो 0 से 0 गया, तो x बराबर 12 गुना 7 मतलब 84, x का वैल्यू कितना निकल के आया 84। पूछ रहा अनुभाग ए में विद्यार्थियों की संख्या, तो अनुभाग ए में विद्यार्थियों की संख्या है 120 माइनस एक्स, मतलब 120 माइनस 84, तो 120 में 84 घटाएंगे तो 36 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन अपनी यात्रा 14 घंटे में पूरा करता है, वह आधी दूरी 39 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 45 की चाल से चलता है, तो कुल दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम टोटल दूरी मान लेते हैं 2x, अब उसका आधा, तो 2x का आधा होता है x गया, x किलोमीटर की दूरी 39 की स्पीड से गया तो समय लगेगा x बट्टे 39, फिर बचा हुआ x किलोमीटर की दूरी 45 की स्पीड से गया तो समय लगेगा x बट्टे 45, और टोटल समय लग रहा है 14। अब यहाँ पर देखिए x बट्टे 3 दोनों में कॉमन है, x बट्टे 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचा 1 बट्टे 13 प्लस 1 बट्टे 15 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से x बट्टे 3
कॉमन है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 13 + 15 28 और नीचे हो जाएगा 13 × 15 इजिकल टू 14। अब ये 14 इस 28 को काटेगा 2 बार में, तो इधर हो गया 2x और नीचे हो गया 3 × 13 × 15, तो इक्वल के उधर चला जाएगा 3 × 13 × 15 1 की तरफ। अब समझिए 2x का ही वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ निकल के आ गया। यहाँ पर गुना करेंगे 13 तिया 39, 39 × 15, तो 15 × 135 का 5 बचा 13, 15 तिया 45, 45 और 13 जोड़ेंगे तो 585 किलोमीटर वो टोटल दूरी होगा, जिसे 39 और 45 की स्पीड से जाने पर 14 घंटे में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? 5 स्टार क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। अगर बाकी सारे क्वेश्चन इजी आए और प्रॉफिट और लॉस में अगर क्वेश्चन अच्छा बनाएगा तो वो इसी को बनाएगा। कह रखा है किसी वस्तु को इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 27% की हानि होता है। कह रखा मूल्य विक्रय मूल्य, तो मान लेते हैं कि मूल्य विक्रय मूल्य है 5 यूनिट, ठीक है। अब उसका मूल्य विक्रय मूल्य का 2/5 पर, तो 2/5 पर मतलब कितना पे बेचेगा? 2 यूनिट पर, तब उसको 27% का हानि होता है। तो मान लेते हैं कि सीपी कितना है? 100 यूनिट, सीपी 100 है, 27% सीपी को 27% की हानि पे बेचा, तो बेचा कितना पर? 73 का। और एक्चुअली में कितना पे बेच रहा? 2 यूनिट पर, मतलब यहाँ पर 2 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया? 73। 2 यूनिट का ही वैल्यू 73, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 73/2। तो यहाँ पे 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5 × 73/2। अब कह रखा यदि वह इसे मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचता, तो मूल्य विक्रय मूल्य तो यही है, इस पर बेचता तो 84% पे बेचता। मूल्य विक्रय मूल्य का 84%, तो मूल्य विक्रय मूल्य यही है, तो इसका 84% मतलब 84/100। अब ये 2 इसको काटेगा सर 42 बार में, ये 2 से नहीं काटेंगे, 2 से नहीं काटेंगे, तो 5 × 73 × 42, तो ऊपर हो गया 5 × 73 × 42, ये नया एसपी है और सीपी तो आपका यहाँ पर 100 है ही। तो 5 × 73 × 42, तो 42 × 73 करेंगे, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 12, 7 दूनी 14 और 12 26 का 6, बाकी 2 7 चौक 28 29 30, 30 66। अब इसको 5 से गुना करना है बट्टे 100, तो 30 66 को 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33 का 3, 33 उतर गया, 5 15 बट्टे 100, तो 15,330 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 153.3 निकल के आया। ये नया एसपी है, मतलब 100 में खरीदे और अब बेच रहे हैं 153.3 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर? 53.3 का। कितने पर? 100 पर, गुना 100, तो 53.3/100 गुना 100, तो 53.3% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं ये सारे रेलवे में ही पूछे गए प्रश्न हैं, और अभी हाल फिलहाल में जो रेलवे का एग्जामिनेशन हुआ उसके माध्यम से मैं आपको करा रहा हूँ, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इस तरीके का मैं डेली एक क्लासेस लाता हूँ, एनालिसिस बैन है तो इधर उधर क्वेश्चन खोजने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए यही वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगा। और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, आप समझ सकते हैं, ABC में डी पैरेलल AC, डी और ई AB और BC पर है, डी और ई AB और BC पर 2 बिंदु है, D और E, ठीक है सर, ये फिगर है। अब क्या रखा है कि BD 8 है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 8 है, और AD 7 है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? 7। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा सर? यहाँ से यहाँ का दूरी हो जाएगा 15 यूनिट, यानी 15। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ का दूरी 8, यहाँ से यहाँ का दूरी 15, तो आपको पता है थेल्स थ्योरम से ट्रायंगल BDE बटे ट्रायंगल BAC का जो एरिया होगा वो बराबर होगा 8/15 का होल स्क्वायर के। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, मतलब ट्रायंगल BDE बटे ट्रायंगल BAC का एरिया का अनुपात ये हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये थोड़ी ना पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल और समलंब त्रिभुज ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ट्रायंगल BDE कितना है सर? 64, ये 64 है, और टोटल कितना है ट्रायंगल BAC का? तो ये 225 है, तो इसका एरिया पूछ रहा है। ये जो समलंब चतुर्भुज बन रहा है ना, इसका एरिया पूछ रहा है। तो टोटल एरिया में से ट्रायंगल BDE का एरिया को घटा देंगे, तो 225 में से 64 घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6 और 1 हो गया। तो मतलब ट्रायंगल BDE का एरिया 64 और समलंब चतुर्भुज
ए सी ई डी का एरिया हो गया 161 और इसी का अनुपात पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 64:161, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कल किसी तरीके का कोई वीडियो नहीं आएगा तो उसके बाद हम लोग मिलेंगे 12 तारीख से, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।